अच्छा सर, अब आखिरी के दो केसेस देख लेते हैं और फिर इसके बाद पास पेपर्स करके इस कोड ऑफ एथिक्स की कहानी को खत्म करते हैं। आई मेक श्योर कि मैं आपको सारे पास पेपर करा दूं इसके, और जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है वो साथ साथ अपलोड करता रहूं ताकि आप उसको देखते रहूं, टाइमली मैनर में खत्म करें ताकि आपकी ग्रिप आ जाए। सुनिएगा फोकस के साथ। अब जो केस है वो है सर थ्रेट ऑफ लिटिगेशन ऑफ फर्म्स इंडिविजुअल। यानी अब क्लाइंट फिर से इंटिमिडेट कर रहा है, पर ये इंटिमिडेशन ये नहीं है कि तुमने मुझसे गिफ्ट लिया था, किसी को बता दूंगा, कि जल्दी खत्म करो वरना निकाल दूंगा, तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो, जल्दी खत्म करो, ये वाले केस नहीं है। अब जो केस है वो ये है कि सामने वाला क्लाइंट कह रहा है मेरे किसी फर्म के इंडिविजुअल को, यानी मेरी ऑडिट टीम के किसी मेंबर को, कि भाई मैं आपके ऊपर केस फाइल कर दूंगा। अब वो हो सकता है कि भाई ड्यूरिंग द ऑडिट ये कार्रवाई हो जाए, हो सकता है कि उसके अपने कोई पर्सनल बिगड़े हुए ताल्लुकात हों इस ऑडिट से पहले भी। तो जाहिर सी बात है, आप मुझे एक बात बताएं कि जब सामने वाला बंदा यहां पर थ्रेट देगा तो सर टेक्निकली दिस इज एन इंटिमिडेशन थ्रेट। बात क्लियर है? तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि भाई अब जब ये वाला बंदा भी वहां पे ऑडिट करेगा, ये वाला बंदा भी जब वहां पे ऑडिट करेगा, तो उसमें बायसनेस के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वो सही चीज को भी गलत बोलेगा, क्योंकि देखिए आपने तो इंटेग्रिटी से काम करना है ना। अब जब यहां से वहां से दोनों जगह से फटा है, तो जाहिर सी बात है सर, फिर इंटेग्रिटी कहाँ रहेगी? वो तो जानबूझ के हर चीज में गलत ही होगा, गलत ही कहेगा, इवन तो वो चीज सही भी हो। तो सर वो कहता ही है कि थ्रेड क्या है सर? इंटिमिडेशन थ्रेड है, मैंने आपको बताया। सर वो कहता है सिग्निफिकेंस किस चीज पे डिपेंड करेगी? सर वो कहता ही है कि पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल, किस बंदे के ऊपर केस फाइल करने की बात होती है। अगर ट्रेनी है सर, उसको सिंपल रिप्लेस कर दो, कोई इशू वाली बात नहीं है सर। ये थ्रेड तो क्रिएट होगा बट वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और सर मैग्नीट्यूड ऑफ एंड टेन्योर ऑफ द केस, मैग्नीट्यूड का मतलब है किस नौयत का केस है, किस वजह से केस हो रहा है, और कितना लंबे अरसे से वो केस चला आ रहा है। क्योंकि सर अगर केस की कोई क्वांटम है, अगर वो ज़्यादा है, तो ये थ्रेड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी इस मैटर की जो सिग्निफिकेंस होगी वो ज़्यादा होगी। बात क्लियर है? अच्छा सर, अब हम देख लेते हैं कि भाई अगर मुझे कोई थ्रेट दे रहा है मेरी किसी फर्म के मेंबर को, मेरी इंगेजमेंट टीम के किसी मेंबर को, तो सर थ्रेट तो इंटिमिडेशन है, और फिर वो सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करती है कि किस मेंबर को, यानी किस लेवल का बंदा है, और दूसरा टेन्योर कितना है, यानी कितने सालों से वो केस चल रहा है या अभी वो केस फाइल करने लगा है। तो थ्रेट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है तो सर ये मामला बहुत सिवियर है, तो दैट मीन्स कि जो लेवल ऑफ थ्रेट है वो सिग्निफिकेंट होगा। बात क्लियर है? आगे फिर बोला सेफगार्ड्स में आप क्या कर सकते हैं सर? नॉर्मल दिमाग लगाओ। सेफगार्ड में आप क्या कर सकते हैं भाई? उस बंदे को उस एंगेजमेंट टीम से कटा दो। अच्छा भाई, अगर रिमूवल पॉसिबल नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीस्ट्रक्चर कर दो। क्योंकि जो बंदा केस फाइल करने को बोल रहा है, आप उससे उसके ताल्लुकात ही नहीं करो ना, बोलो भाई सही है तुम दोनों हट जाओ। यानी लेट से एक बंदा एक रिसीवेबल्स के राइट ऑफ पे काम कर रहा है, रिसीवेबल्स के राइट ऑफ पे काम कर रहा है, सही जी, मेरा टीम मेंबर है। अच्छा, सामने वाला बंदा जो ये रिसीवेबल की एजिंग वगैरह रिकवरी देता है, उन दोनों का आपस में फड्डा हो गया। अब सामने वाला कह रहा है मैं तेरे पे केस फाइल कर दूंगा, सही जी, तूने ये किया, एक्सपर्ट जो भी मसले हो सकते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर इन दोनों का आपस में फड्डा हो गया तो उस बंदे को निकाल के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीस्ट्रक्चर कर दो। अच्छा, रिमूवल का पॉसिबल नहीं भी होता, ये भी सीख लो। भाई रिमूवल पॉसिबल तब नहीं होता जब आपके पास रिसोर्सेस जो होते हैं वो दूसरी जगह एंगेज हुए हुए होते हैं, आपके पास यही रिसोर्स होते हैं, तो आप कहते हैं भाई मैं इसको कहीं और तो नहीं भेज सकता था, मेरा एंगेजमेंट टीम का मेंबर कम हो जाएगा। और उसको सफिशिएंट एक्सपीरियंस भी है इस क्लाइंट का, तो वो कहता है भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीस्ट्रक्चर कर दो, उसको उससे मिलवाओ ही नहीं, उसको उससे बात ही नहीं करने दो। यानी उसको ऑल टुगेदर अलग से एरिया दे दो ताकि इसका वास्ता उससे पड़े ही नहीं। बात क्लियर है? सर अपॉइंट अ रिव्यू, यानी उसके काम को क्या करवा लें, रिव्यू करा लें, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि उसकी जजमेंट्स के अंदर बायसनेस ना आई हो। क्योंकि देखो अब बात समझें, हमेशा बात ये नहीं है कि हम जो बायसनेस लेके आएंगे वो क्लाइंट की गलतियां सामने होते हुए भी हम कहें कि सब सही है। देखो एक तो आपको बायसनेस ये समझ आती है ना कि गलती थी। जैसे मैं कहूँगा भाई अगर मेरी बेगम वहाँ पर सीएफओ है, तो मैं कहूँगा गलती थी, और मैं गलती देखते हुए भी उसको नहीं डिटेक्ट करता, मैं बोलता जाने दो, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल मफाद होता है। ये एक अलग तरीके की बायसनेस है। यहाँ पर बायसनेस उल्टी है। यहाँ पर बायसनेस ये है कि सही होते हुए भी गलत कहूंगा, सही होते हुए गलत इसलिए कहूंगा क्योंकि आपस का पंगा है ना, फड्डा है। तो वो यही तो कह रहा है कि भाई आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, आपकी जो जजमेंट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, उसमें बायसनेस नहीं आनी चाहिए। और बायसनेस को भी दो हिस्सों में ब्रेक करो। एक बायसनेस वो है कि गलती थी, देखी, और मैंने कहा भाई गलती नहीं है। और दूसरी बायसनेस क्या है कि भाई गलती है ही नहीं फिर भी कह रहा हूं गलती है। तो भाई स्टिल आपकी जजमेंट्स के अंदर बायसनेस आ चुकी है।
बात क्लियर है? अच्छा खैर, एक आखिरी केस देख लेते हैं, उसके बाद हम पास्ट पेपर्स में मूव कर जाएंगे। केस नंबर 17 है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपने इससे पहले मेरे पास केस किया था टेम्पररी स्टाफ असाइनमेंट। सर टेम्पररी स्टाफ असाइनमेंट का मतलब है यहां का स्टाफ वहां चला गया। टेम्पररी स्टाफ असाइनमेंट का मतलब कि यहाँ का स्टाफ वहां चला गया। सर मैंने क्या कहा था, कुछ लोग यहां से वहां गए थे, पर यहां पर गेम अलग है। यहां पे जो वहां पे बंदे जा रहे हैं, अब वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहे हैं मतलब ट्रायल बैलेंस, लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसकी बात हो रही है। दोनों में फर्क है। देखो टेम्पररी स्टाफ असाइनमेंट के अंदर आप समझो कि उसी का ही सब पार्ट है। अगर टेम्पररी स्टाफ असाइनमेंट में किसी जगह के लिए कह रहा हूं तो सही है वो है, पर ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की प्रिपरेशन की बात हो रही है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की प्रिपरेशन की अगर बात हो रही है तो आप उसको उससे भी लिंक कर सकते हैं जो इससे पहले मैंने आपको सिखाया, टेम्पररीली असाइंड स्टाफ। पर वहां पर मैं कह रहा था वहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं बना रहा था, वहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एक सब पार्ट बना रहा था। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये टेक्निकली दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां पर भी आपने कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया और फिर तुम ऑडिट कर रहे हो, उसको रिव्यू कर रहे हो, डिस्क्लोजर देख रहे हो, तो फिर तो तुम सेल्फ रिव्यू साइड वही आ गया। सेल्फ रिव्यू थ्रेड तो वही आ गया। तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या यहाँ पर जब मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ, यहाँ पर जब मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब प्रिपेयर कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोनों में फर्क रखिएगा। वहां पे टेम्पररीली स्टाफ असाइन कर रहा था मैं वहां पर, सही जी, वो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही बना रहे थे पर स्पेसिफिक एलिमेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई रिसीवेबल का सब्सिडी लेजर्स बना देते हैं अलग अलग बंदों के, सही जी। यहाँ पर बात हो रही है पूरे एफएस बनाने की, तो दोनों में फर्क है, सही है जी। यहाँ पर पूरे एफएस की बात हो रही है। आगे वो कहता है भाई थ्रेड क्या है, सर सेल्फ रिव्यू थ्रेड है, अभी मैंने आपको बताया। सिग्निफिकेंस किस चीज पे बेस करेगी, सर नेचर ऑफ दी सर्विसेज, किस नौयत की सर्विसेज देना है। अब बात समझिएगा, अगर मैं आपको ये कहूँ मैनेजमेंट ने सब मेरे हवाले कर दिया, मैनेजमेंट ने सब मेरे हवाले कर दिया कि भाई ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड से तुम एफएस बनाओ, डिस्क्लोजर वगैरह जो लिखना है विखना है जो भी करना है तुम करो, तो सर इस केस में मैंने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर ली है, जो कि मना है। आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग विल बी विथ मैनेजमेंट ओनली। डिसीजन मेकिंग शुड लाई विद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कौन सा अकाउंटिंग हेड होगा, कितना डेपोजिशन किस हेड में जाना चाहिए, एस्टिमेट्स क्या होंगे, प्रोविजन। अगर लेट से मैं कह रहा हूं कि भाई आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और पूरे एफएस बनाने में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना रखना है ये आप नहीं बताएंगे, मैनेजमेंट आपको बताएगी। आपने सिर्फ परसेंटेज चिपकानी है। बात समझ आ रही है? यानी भाई डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। अदरवाइज आप अगर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो गए देन आप ये कह रहे हैं कि आपने मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अज्यूम कर ली है। तो जब आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अज्यूम कर लेंगे तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंट है? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैंने ये एफएस बनाया, उसमें जजमेंट भी मेरी है, और अपनी जजमेंट को टेस्ट कर रहे हो। तो सर ये थ्रेड बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है अगर एस्टिमेट्स और जजमेंट में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सर फिर ऑडिट में भी तो हम एस्टिमेट्स और जजमेंट को इवेल्युएट करते हैं रीजनेबलनेस के लिए। भाई उस पर जजमेंट वो करता है, आप उसकी रीजनेबलनेस को चेक करते हैं। यहाँ पे अगर मैं खुद ही जजमेंट कर रहा हूँ, खुद ही एस्टिमेट्स लगा रहा हूँ, तो उसको चैलेंज कैसे कर सकता हूँ? बात क्लियर? दोनों में फर्क है। आगे वेदर इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेट, जजमेंट और अनसर्टेनिटी। देखो ये बात कही मैंने कि अगर एस्टिमेट्स, जजमेंट्स और अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व हैं तो लेवल ऑफ थ्रेट वुड बी वेरी हाई, वेरी हाई। आगे सेफगार्ड्स क्या है इसके? सर इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी तो आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ले ही नहीं सकते, मना है। नो सेफगार्ड्स अवेलेबल, सीधा यू नीड टू रिफ्यूज दिस एंगेजमेंट। आप बोलेंगे भाई हम ये काम कर ही नहीं सकते आपके लिए, या तो ऑडिट करवा लो या तो ये काम करवा लो। सही जी, अगर ये काम कर रहे हो तो ऑडिट नहीं कर सकते, ऑडिट कर रहे हो तो ये नहीं कर सकते। आगे इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, सही जी, जिस बंदे को आपने वहां पर लगाया था उस बंदे को आप रिमूव करते हैं ऑडिट क्लाइंट से। यानी बात समझिएगा, मैंने कहा मैंने 5 लोगों की टीम भेजी एफएस बनाने के लिए, जिसमें फिर रिपीट कर रहा हूँ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अज्यूम नहीं की मैंने, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अज्यूम नहीं की। तो वो 5 बंदे जो वापस आए ना, यहाँ पे मैंने 5 के 5 को उठा के साइड में कर दिया और मैंने कहा एक ऑल टुगेदर न्यू टीम, जितने दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ चाइना वॉल के, ये काम अलग बंदे कर रहे हैं, ये काम अलग बंदे कर रहे हैं। बात क्लियर है? ताकि सेल्फ रिव्यू थ्रेड खत्म हो जाए। और सर आखिरी चीज ये है कि अगर रिमूवल पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं रिव्यूअर उनके काम को रिव्यू करने के लिए, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज। बात क्लियर है? तो सर यहाँ केसेस खत्म होते हैं। अगली क्लास से मैं आपको एक एक करके सुकून से पास पेपर करवा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और ये टॉपिक आपकी ग्रिप में आ जाए। जज़ाकल्लाह।